मौजूदा सरकार की उत्तराखंड में 8 मंत्री तो वो हैं जो कल कांग्रेस में थे। कांग्रेस को लगता है खास तौर पे उसमें मुस्लिम समाज है, ये कहाँ जाएगा, ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है। कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ सेकुलर कहने को है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा से भी ज्यादा डेंजर पार्टी है इस मामले में, धार्मिक मामले में। आप जो है उनके वोटरों को बरगलाकर उन वोटों में डिवीजन करके कहीं ना कहीं आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। सेकुलर वोट और मुस्लिम वोट, दो ही वोट तो कांग्रेस को खड़ा करते हैं, जिंदा करते हैं। आजाद अली जो अपनी पार्टी बनाए हैं वो पार्टी केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी है। अंकिता भंडारी पे हमने जितनी मुखरता के साथ आवाज उठाई, शायद ही कांग्रेस ने भी इतनी मजबूती से उठाई हो। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी प्रकरण में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उदाहरण दिखते भी हैं सर, विशेषकर लव जिहाद के, और यहां तक कि पर्वतीय जिलों में भी, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में। एक इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की, बाकी इन सबको पूजनीय तो हो सकते हैं लेकिन इबादत नहीं हो सकती। बहुत सारी मजारें तोड़ दी, बहुत जगह हो गया ऐसे छोटे छोटे, बहुत सारे ऐसे जो अपने हित के लिए कई साधु अपने मंदिर बना के बैठे हैं, बिल्कुल उसकी फॉरेस्ट की जमीन में है, ग्राम समाज की जमीन। और मैं कह रहा हूं मजारें जितनी तोड़ी हैं, इससे जितनी ढूंढ ढूंढ के जितनी मिलती है सारी तोड़ दो, बिल्कुल साफ कर दो, अतिक्रमण हटा दो, सब कुछ। यदि मुसलमान के बच्चे को मदरसे में आधुनिक शिक्षा मिले तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। वो तो तय जो है जिस जाति जिस समाज का है वो करेगा ना कि उसको कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है। अब ये परिस्थितियां बन जाती है सर 2027 के चुनाव के बाद कि भाजपा को जो है कुछ विधायकों की जरूरत होती है और आपके 2-3-4 विधायक आते हैं जीतकर, तो क्या जन अधिकार पार्टी भाजपा को समर्थन देगी? कि ये कांग्रेस जो है ये दो मुंहा सांप है। इनको लगा यहाँ पे किशोर उपाध्याय को कैसे खत्म करना है, कैसे मारना, तो सैसपुर लाया गया, उनको सैंसपुर ले आए। हमारे अपने पुत्र पुत्री यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। और इस सब के पीछे खेल करने वाले कौन थे? हरीश रावत। इसके सबके पीछे खेल करने वाला कौन थे? प्रीतम सिंह। तैयारी है कि प्रीतम सिंह वहां पे किसी भी कीमत पे अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं। और रही बात आर.एन. शर्मा की, आर.एन. शर्मा का भी इस्तेमाल हुआ है, आर.एन. शर्मा को भी इस्तेमाल करा गया। जैसे हरीश रावत की, अगर मैं हरिद्वार का सांसद नहीं बन पाया, मेरा बेटा वीरेंद्र रावत नहीं बन पाया, तो हरिद्वार जिले की राजनीति भले ही भाजपा पे चले जाए, लेकिन यह है कि कांग्रेस को नहीं उभरने दे। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज में आज हमारे जो मेहमान हैं, जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संस्थापक आजाद अली जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 मास चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी जनशक्ति है क्या और किस उद्देश्य से आपने इस पार्टी का गठन किया है, थोड़ा संक्षिप्त में जरा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, हमारे देश के अंदर प्रमुख पार्टियां दो ही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है। लेकिन जमाना बदल रहा है और आज का जो जेनजी है वो भी बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि जो आज के मुद्दे हैं, जो आज की व्यवस्था है, उन पे काम हो। और मौजूदा सरकार जो भाजपा सरकार है, ना आज के जो मुद्दे हैं देश के उन पे काम हो रहा है, ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम हो रहा है। वही जो 70 सालों से कांग्रेस ने किया वही भाजपा कर रही है। कांग्रेस ने अपने समय में मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करके रखा, भाजपा पूरे देश में हिंदू वोटों का तुष्टीकरण कर रही है। दोनों पार्टी ने अपने अपने सत्ता में रहने का इंतजाम बना के रखा। इससे आगे ना देश के मुद्दों पे, ना देश की व्यवस्था पे, इस पे काम धरातल पे नहीं हुआ। आज भी देश का नौजवान युवा बेरोजगार है। आज भी महिलाओं के साथ अभद्रता, अत्याचार, गैंगरेप, तमाम तरीके के उनके साथ उत्पीड़न हो ही रहे हैं। उस पर कोई मजबूत ठोस आज तक कोई सरकार कार्यवाही नहीं कर पाई, कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। और इसी तरीके से आज देश के अंदर तमाम तरीके की अव्यवस्था है, जो जहां 70 साल पहले थी वहीं आज भी हम सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। स्थिर नहीं हो पा रहा है देश। तो बदलाव कहीं से तो होगा, शुरुआत कहीं से तो होगी। उत्तराखंड की ही अगर हम बात करते हैं, वही कांग्रेस, वही भाजपा। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता लगता है कि वही कांग्रेस है, वही भाजपा है। आज अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की उत्तराखंड में 8 मंत्री तो वो हैं जो कल कांग्रेस में थे। तो इससे क्या बदलाव होगा? कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। तो जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का गठन होने का कारण अकेले आजाद अली नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पार्टी को बनाया है। संविधान के दायरे में रह के और एक संविधान लिखकर पार्टी का तब पार्टी का गठन हुआ है। और
जैसे आपने कहा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि एक विकल्प उत्तराखंड में भी एक ऐसा विकल्प हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अभी भाजपा को पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस कांग्रेस के पास नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने 70 साल उनको दे के रखे हैं। तो बहुत आज का युवा नई नई पार्टी, नया प्लेटफॉर्म, बदलाव चाहता है। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको आज बदलने की जरूरत है। उसके लिए जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का गठन हुआ है। और एक विकल्प के तौर पे जब विकल्प होता है, और किसी भी फील्ड में, ये राजनीतिक फील्ड हो या कोई फील्ड हो, अगर कंपटीशन होता है तो कीमत बढ़ती है। आज हमारे वोटर की कोई कीमत नहीं है। जो हिंदुत्व के नाम पे चलने वाले समाज के लोग हैं, भाजपा को लगता है ये कहाँ जाएंगे, इनको तो हमने हिंदू का टैग लगा दिया, ये हिलने वाले नहीं है। जो सेकुलर माइंड के या ये चाहते हैं कि नहीं जी हम बिल्कुल धर्म से हटके चलेंगे, वो कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस को लगता है खास तौर पे उसमें मुस्लिम समाज है, ये कहाँ जाएगा, ये तो हमारा बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर की तरह वोट है। तो इनका भी कोई तोड़ होना चाहिए, इसका भी कोई विकल्प होना चाहिए। तो हमने वो किया है कि भाई जन अधिकार पार्टी जनशक्ति, हर जाति हर धर्म 36 बिरादरी के लोग शामिल है जन अधिकार पार्टी जनशक्ति में, जो भाजपा को समझ चुका है, जिनको लगता है कि भाजपा ने सिर्फ भावनाओं के बदले या सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक तरीके से उन लोगों का इस्तेमाल किया है और किया कुछ नहीं। उनका आज बहुत सारे लोग ऐसे जन अधिकार पार्टी जनशक्ति में, ऐसे ही हजारों लोग आज जिनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वोट तो लिया, सत्ता में तो बनी रही, लेकिन मुस्लिम समाज की खासतौर पे आज तक लीडरशिप पनपने नहीं दी। ऐसे हजारों लोग आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति में हैं, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जो मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ बात विकास की हो, ऐसे लोग जो हैं वो आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति में सीधा सा उद्देश्य है कि बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं बोला सर आपने। मैं एक चीज देखता हूं कि आजकल के दौर में जो व्यक्ति राजनीति में सेटल होना चाहता है, हाँ, राजनीति में सक्रिय रहना चाहता है, वो राष्ट्रीय दलों को चुनता है। तो परंतु यहां पर आजाद अली जी के साथ उल्टा होता है। आजाद अली जी कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, प्रदेश सचिव का दायित्व आपके पास रहा, और सहसपुर विधानसभा विशेषकर बात करूंगा तो वहां पर जो है अच्छा जनाधार माना जाता था आजाद अली जी का। आजाद अली जी कांग्रेस को बाय बाय करते हैं। उसके बाद आजाद अली जी जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व आजाद अली जी को मिलता है, पर वहां पर भी आजाद अली जी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, और उसके बाद आजाद अली जी चुन लेते हैं एक रास्ता। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको राजनीति में यदि इन मुद्दों को उठाना था, इन लड़ाइयों को लड़ना था, तो आप राष्ट्रीय दलों में लड़ सकते थे, जहां पर ज्यादा आसानी रहती, बजाय नई सिरे से शुरुआत करने के। पहले तो मैं आपका स्पष्टीकरण इस पे जानना चाहता हूं। देखिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, सपा बसपा, वहां आप सिर्फ और सिर्फ एक रिमोट की तरह चलते हैं। आप खुलकर बात नहीं कर सकते, वहां पर आप मुद्दों की बात नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनका जो अपना एजेंडा है उस पर काम कर सकते हो। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर आप भाईचारे का बैनर लेके कहीं पे खड़े हो जाओ और भाजपा के पदाधिकारी हो, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी आप कांग्रेस के बैनर पे अगर खड़े हुए कहोगे ठीक है भाई मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इनके लिए मुझे आवाज उठानी है, सेकुलर है हालांकि वो पार्टी, लेकिन मतलब ही नहीं उठता, उसको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी कहा भाजपा बात तो यही कह रही सबका साथ सबका विकास, लेकिन काम तो नहीं हो रहा ना सबके साथ सबके विकास का। यही कांग्रेस के हाल है। कांग्रेस भी सिर्फ और सिर्फ सेकुलर कहने को है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा से भी ज्यादा डेंजर पार्टी है इस मामले में, धार्मिक मामले में। वो बाहर कुछ है अंदर कुछ है। आम आदमी पार्टी की बात देखी है, मैं आम आदमी पार्टी को कोई ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जनहित के कार्यों की आवाज नहीं उठाती थी या उठाने नहीं देती थी, वहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट नहीं हो पाई, स्वीकार्य नहीं हो पाई, और हम चाहते हैं यहाँ पे बदलाव। और बदलाव के लिए सबसे पहले किसी भी दल का, किसी भी लीडर का एक्सेप्ट होना जरूरी है, स्वीकार्य होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। तब हमने अपने बहुत सारे समर्थकों से, अपने बहुत सारे लोगों से जो वाकई में समाज में कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बहुत सारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद ये हुआ कि यहाँ पे एक विकल्प तैयार करते हैं। जब विकल्प तैयार होगा तो निश्चित तौर पे ये जो दो दल यहाँ पे ठेकेदारी के तौर पे वोटर का इस्तेमाल करते हैं, इनकी नींद खुलेगी, आंख खुलेगी, और उसका असर भी पड़ रहा है। जिला हरिद्वार में कई सारे अफसर अब भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन करने के लिए
उनको ये जरूर सोचना पड़ता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के तो हम संरक्षण में हैं अभी, और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ बैठ के उठ के हमारे साथ मिला हुआ है, लेकिन उनके दिमाग में ये जरूर रहता नहीं, एक जन अधिकार पार्टी जनशक्ति भी है, देख के सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये है कि वो आंदोलन भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं, और वो किसी भी करप्शन को, भ्रष्टाचार को मजबूती से उठा सकते हैं। उसका असर देखने को मिला, कई सारे अफसर वहां से हटे भी हैं जो करप्ट अफसर थे। तो अब सर मैं आप पे एक आरोप लगता है, हाँ, वो आरोप ये लगता है कि आजाद अली जी जो हैं, विशेषकर कांग्रेस की तरफ से, आपने सारी बातें बोली, उस बीच आपने एक बात कही कि कांग्रेस ज्यादा डेंजर है। तो आप पर जो आरोप है वो यही है कि आप जो सेकुलर वोटों का बंटवारा, क्योंकि जो आपने, आपके शब्दों में था कि सेकुलर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टियां थी, भाजपा के खिलाफ लड़ाई, आप जो है उनके वोटरों को बरगलाकर उन वोटों में डिवीजन करके कहीं ना कहीं आप भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। विशेषकर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, हरिद्वार जनपद जहां पर आप बहुत सक्रिय, आपकी पार्टी बहुत सक्रिय है, तो इस पर आपका क्या टेक है? देखो, जैसे मैंने अभी बताया, भारतीय जनता पार्टी में अभी 8 मंत्री जो है ना, वो कांग्रेस से कभी राजनीति करते थे, कांग्रेस में विधायक रहे हैं, 8 मंत्री हैं जी। ठीक है। तो जिन लोगों के बंटवारे की वोट की बात आपने सवाल किया, अगर हम उनके बंटवारे की बात कर रहे हैं, वो वोट दे दें कांग्रेस को, जैसे ही मौका लगेगा उनको भाजपा में कुछ कांग्रेस से ज्यादा अच्छा मिल रहा हो, भाजपा में चले जाएंगे। तो कांग्रेस सेकुलर है कहाँ? कांग्रेस में तो सिर्फ जितने नेता हैं वो अपना हित पूरा कर रहे हैं, जैसे उनका हित पूरा नहीं होता वो तुरंत छोड़ के भाजपा के बैनर पे जाके खड़े हो जाते हैं, कहीं और हो जाते हैं। बंगाल देख लो क्या हुआ, जहां मुसलमान वहां पे वोट देता था तृणमूल कांग्रेस को, ममता को, आज मुसलमानों के वोटों से खड़े होने वाली पार्टी थी, और वो कहते थे हम सेकुलर हैं। वो कहाँ सेकुलर हैं? वो सारे के सारे भाजपा में चले गए, कितने सांसद चले गए। और रही बात इसकी, अगर वाकई में इनको ये लगता है कि इनके वोट, हालांकि इनके वोट कहीं से कहीं तक नहीं है, ये हमारे वोटों पे राजनीति कर रही है कांग्रेस, क्योंकि सेकुलर वोट और मुस्लिम वोट, 2 ही वोट तो कांग्रेस को खड़ा करते हैं, जिंदा करते हैं। नहीं तो इनके पास कोई जो सेकुलर की ये बात करते हैं, जो सेकुलर के ये पे का टैग लेके चल रहे हैं, एक काम बताए ना देश के अंदर जो उन्होंने सेकुलरिज्म के लिए किया हो, कुछ नहीं। तो लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ठीक है इनका वोट, हालांकि इनका वोट बिल्कुल नहीं है। इनको लगता है आजाद अली के पास जा रहा है, खिसक रहा है, और हम, जैसे आपने तो पूरा सवाल नहीं किया, मैं पूरा बोल देता कि बी टीम के तौर पे हमें कहते हैं कई बार कि भाई बी टीम का काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है, हम अगर बी टीम है तो कांग्रेस हमें बी टीम से खत्म कर दे, हम तो उनको इस सुझाव दे रहे हैं भाई ठीक है हम बी टीम है, हमें खत्म करो ना, बताओ कितना हमारे से ले रहे हो, कितना तुम्हें नुकसान हो रहा, कितना हमें दे रहे हो। अभी जिला हरिद्वार, जिला देहरादून, जहां जहां हम सक्रिय हैं, पार्टी सक्रिय है, जहां इनको लगता है नुकसान हो रहा है, वहां कौन सी इनके पास 100% सीटें जीती हुई हैं। जिला हरिद्वार में 11 में से 6 तो हैं कांग्रेस के पास, 5 तो कांग्रेस हारी हुई है। और उनको लगता है कि अभी हम 11 की 11 हार जाएंगे, और हो भी सकता है हार जाएं 11 की 11, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, हमें मतलब है अपनी लीडरशिप खड़ी करने से। जन अधिकार पार्टी, जैसे भाजपा, जैसे कांग्रेस, ऐसी जन अधिकार पार्टी, जैसे वो चुनाव लड़ाएंगे ऐसे हम चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हम हर कीमत पे चाहते हैं भाजपा को रोकना, और ये कहते हैं कि हम भाजपा की बी टीम है तो उसको खत्म कर दें। 11 में से 5 हारी हुई सीटें हैं कांग्रेस की, वो हमें दे दें। एक कब दूसरा आरोप है आप पर, हाँ, वो आरोप ये है कि आपने अभी शब्दों में सेकुलर बात करी, और ये इस देश में एक ट्रेंड चल रहा है सर, विशेषकर ये भाजपा वालों का कहना है कि जितनी भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं वो अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, पर होती वो सेकुलर नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने कांग्रेस की बात करी, पर आपने बोला कि कांग्रेस के यदि माइनॉरिटी के बैनर के लिए, लड़ाई के लिए वहां पर खड़े हो जाएं तो उसका निष्कासन हो जाएगा, उस पदाधिकारी का निष्कासन हो जाएगा। तो वही आरोप आप पर लगता है, आजाद अली पर लगता है कि आजाद अली बात तो सेकुलर की करते हैं, पर आजाद अली जो अपनी पार्टी बनाए हैं वो पार्टी केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी है। अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच हो गई। जो वो एक क्या है एक्टर उर्मिला सनावर जी, उसने जो बहुत सारी चीजें ऑडियो वीडियो वायरल की जी, अगर आप गहराई में जाएंगे तो हमारी ही पार्टी की, जन अधिकार पार्टी की ही राष्ट्रीय महासचिव है हेमा भंडारी जी। सबसे पहले उन्होंने वो ऑडियो को अपनी फेसबुक वॉल पर डाला, और सबसे पहले हमने कहा इस पे आंदोलन होगा। वो पूरे उत्तराखंड वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, खासतौर पर पूरे पहाड़ी मूल के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसको, इस अंकिता भंडारी प्रकरण को गंभीरता से ले रखा है, लिया है। तो हमने सबसे पहले धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ठीक है, ज्ञापन देना, तमाम तरीके की लड़ाई किसके लिए करी? एक अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी उसके लिए की ना।
वो अंकिता भंडारी, बात इसकी नहीं थी कि वो हिंदू लड़की थी, बात यह है कि जन अधिकार पार्टी वाकई में सेकुलर है। अगर हमें लगेगा किसी हिंदू बेटी या किसी हिंदू समाज के व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का अन्याय हो रहा है तो जन अधिकार पार्टी उसमें सबसे पहले खड़ी मिलेगी। तो उसका सीधा साधा जागता उदाहरण ये रहा है कि अंकिता भंडारी पे हमने जितनी मुखरता के साथ आवाज उठाई, शायद ही कांग्रेस ने भी इतनी मजबूती से उठाई हो। कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी प्रकरण में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो ये नेता हैं दबे मुंह सिर्फ और सिर्फ विरोध कर रहे थे, तो हमने तो खुल के किया। तो सेकुलर का देखिए कोई पैमाना नहीं है तय करने का, सेकुलर तय करेगा आपका कार्य कि आप सेकुलर हैं या नहीं है। बोलने से कोई पैमाना तय नहीं होगा, और हमने उसको करके दिखाया है। और खाली एक यही प्रकरण नहीं है, कई सारे ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसको हमने मजबूती से उठाया है, जिसपे हम इसको देखते ही नहीं कि ये हिंदू विषय, हिंदू बेटी का मामला है, हिंदू व्यक्ति का मामला है, या किस जाति किस धर्म का है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि हाँ यहाँ अन्याय हो रहा है, और हम जो सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं हम वाकई में 100% उस पर खरा उतरने का काम करेंगे आगे भी। नहीं सर, जो आपने बातें करी उसमें ये जो आरोप था, मूल आरोप ये है कि आप सेकुलर की बात करते हैं। आप एक हेमा भंडारी, ये आजाद अली पर आरोप लगता है कि आजाद अली से जब ये पूछा जाता है तो केवल एक हेमा भंडारी जो आपकी पार्टी की महासचिव है उनका नाम लिया जाता है, और बाकी आपकी पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो केवल पदाधिकारी जो है वो माइनॉरिटी से। गलत ये ना कांग्रेसियों की नज़र से आप देख रहे हो हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाईकोर्ट के एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा हैं जो अभी बार काउंसिल का चुनाव भी लड़े थे उत्तराखंड में, राष्ट्रीय सचिव हमारे तरुण कौशिक हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो मुख्य पद होते हैं 3-4 यही तो होते हैं वो हमारे राजू अरोड़ा है। तो एक आजाद अली ही तो है, बाकी तो सारे के सारे दूसरे भाई बहन हैं हमारे। तो ये तो सब कांग्रेस की नज़र से आप देख रहे हैं, कांग्रेस की नज़र से देखोगे तो यही लगेगा। और ये मैं क्लियर कर दूं कि आजाद अली अगर लीड कर रहा है जिला हरिद्वार को या देहरादून जिला को, ठीक है, स्वीकार्यता होगी, लोगों की आवाज़ भी बनेगी। और अगर आजाद अली आपके टिहरी जिला या उत्तरकाशी जिला या पौड़ी जिला में जाके लीड करे तो निश्चित तौर पे स्वीकार्यता नहीं होगी ना। वहां पर लीड अगर हमारे अभिषेक बहुगुणा करें, वहां पर हेमा भंडारी करे, या अलग अलग जो हमारी पार्टी में पहाड़ी मूल के नेता हैं वो लीड करें तो उनकी स्वीकार्यता होगी। तो देखिए ये देश जो है हर जाति हर धर्म से बंधा हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट होना और स्वीकार्यता होनी तो उसी व्यक्ति की होगी जो जिस जाति जिस समाज से होगा। और हमारा उद्देश्य क्लियर है, पार्टी के अंदर भी हमने सीधे कह रखा है भाई जो एससी समाज का व्यक्ति हमारी पार्टी में है, जो सैनी समाज का है, जो पाल समाज का है, जो गुज्जर समाज का है, जो यादव समाज का है, जो पहाड़ी मूल का है, वो अपने अपने क्षेत्र में लीड करे और एक लीडरशिप बिल्ड करे और अच्छे लोगों को आगे लाए। जब राजनीति में हर जाति हर समाज से अच्छे लोग आएंगे निश्चित तौर पर बदलाव होगा। तो बात यह है, देखिए आज भाजपा ने माहौल ऐसा बना दिया कि अभी देश को ये समझना और समझाना बड़ा कठिन है कि नहीं उत्तरकाशी जिला में, पौड़ी जिला में या अपने किसी भी पहाड़ी जिले के अंदर एक आजाद अली भी लीड कर सकता है और उसके साथ खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन ऐसा माहौल अभी भाजपा ने खराब कर दिया। तो इसलिए व्यवस्था जो अभी भाजपा ने मौजूदा देश की बना रखी है, हालात बना रखे हैं, उसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब हम जबरदस्ती जाके, ठीक है हमारे बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई भेदभाव वाला काम नहीं किया, ठीक है, हम पौड़ी जिला, उत्तरकाशी जिला या किसी भी पहाड़ी मूल के जिले में जाके अगर हम काम करेंगे, लेकिन भाजपा का जो आज माहौल देश के अंदर बना है उसको नहीं चेंज कर पाएंगे ना, एकदम उसमें समय लगेगा। तो इसलिए भाजपा को ये, कांग्रेस को ये लगता है कि भाई जिला हरिद्वार, जिला देहरादून में सिर्फ मुस्लिम वोटों पे काम हो रहा है और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान देने के लिए काम हो रहा है। तो मैंने तो कांग्रेस को सुझाव भी दिया है, उपाय भी बताया है, भाई ठीक है तुम्हें जिस चीज़ की तकलीफ है, जो तुम्हें बीमारी लग रही है उसका इलाज करा लो, उसकी दवाई भी बता दी हमने। वो कांग्रेस के ऊपर है, वो करे ना करे। अब सर कुछ प्रकरणों की बात करता हूं मैं, वो प्रकरण उत्तराखंड हो या देश हो, कुछ समय से और विशेषकर भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठनों के होते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो लोग समय समय पर उठाते हैं। और उत्तराखंड सरकार ने तो बाकायदा एक मुहिम छेड़ी कि लैंड जिहाद, और उन्होंने हजारों एकड़ जमीन की बात करी कि जो अवैध कब्जे के रूप में, मजारों के रूप में मुस्लिम समुदाय ने जो कब्जा की हुई थी, उस जमीन को हमने मुक्त करा है। और बहुत तेजी से, और कुछ उदाहरण दिखते भी हैं सर, विशेषकर लव जिहाद के
और यहाँ तक कि पर्वतीय जिलों में भी, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी। तो इस पर आपकी पार्टी का क्या टेक है, क्योंकि आरोप सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय पर है। देखिए, जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, उन्होंने जो भी लैंड जिहाद वाला विषय किया, मजार को लेके किया, इस मानसिकता से किया कि हमें राजनीतिक फायदा हो, उसका हम विरोध करते हैं। उसका हमने विरोध किया कि राजनीतिक फायदे के लिए आप जिस तरीके से इसको हुआ बना के कर रहे हो, इसका हमारा विरोध है। और यदि प्रदेश हित में आप इसे कर रहे हो, हमारा आपको समर्थन है। क्योंकि खास तौर पे मुस्लिम समाज के तो जो कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो मजार ये तो ये हमारे तो धर्म में अलाउ ही नहीं है। एक इबादत होगी सिर्फ अल्लाह की, बाकी इन सबको पूजनीय तो हो सकते हैं, लेकिन इबादत नहीं हो सकती किसी भी इसकी, मजार की या किसी भी ऐसे की धरती में किसी चीज की भी। लेकिन जो भाजपा ने किया ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया। और इसके पीछे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि भाजपा बताए, आजाद अली ने कभी एक भी ज्ञापन दिया भाई क्यों मजारें तोड़ी जा रही हैं, क्यों अतिक्रमण हटाया जा रहा है? एक भी ज्ञापन बता दे, हमने तो नहीं दिया, हमने तो एक बार नहीं सर, मैं एक टोकूंगा। तो क्या आजाद अली ने या आपकी पार्टी ने ऐसा ज्ञापन दिया कि उत्तराखंड सरकार को कि जो अवैध कब्जे की जमीनें हैं, मजारों के रूप में कब्जा की गई है, उनका ध्वस्तीकरण होना चाहिए, उनको सरकार अपने कब्जे में दे? हमने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया, ये धार्मिक मामले हैं। इन धार्मिक मामलों में हम राजनीति नहीं करना चाहते। और नहीं तो देने को तो हम ये पत्र भी दे सकते थे कि जैसे मजारे अतिक्रमण की जद में आ रही हैं, जैसे कई सारी बहुत सारी मजारे तोड़ दी, बहुत जगह हो गया, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे जो अपने हित के लिए कई साधु अपने मंदिर बना के बैठे हैं, बिल्कुल उसकी फॉरेस्ट की जमीन में है, ग्राम समाज की जमीन में है। और वैसे तो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़ी बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े मंदिर आज भी सरकारी जमीनों पे हैं। हमने तो वो ज्ञापन भी नहीं दिया, क्योंकि हम धार्मिक कोई उन्माद नहीं फैलाना चाहते। हम नहीं चाहते कि धार्मिक कोई स्थिति ऐसी बिगड़े कि भाई ठीक है किसी मंदिर मस्जिद पे आँच आए, क्योंकि मंदिर मस्जिद ये सारी चीज़ें जो हैं हर जाति हर धर्म के लिए अपने अपने लिए मान्यता रखती हैं और हम उन सबका सम्मान करते हैं। तो हमने ना तो खिलाफ पत्र दिया, ना हमने किसी के पक्ष में पत्र दिया, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं अतिक्रमण हटे, लेकिन उसका सिर्फ राजनीतिकरण न किया जाए। राजनीतिकरण यहाँ पे किया गया, भाजपा के द्वारा किया थोड़ा गया, हल्ला ज़्यादा किया गया, और सिर्फ उनके पास 2027 के लिए ये बुनियाद रखी गई, क्योंकि उनके पास विकास या प्रदेश हित में बहुत जो जनता चाहती थी या जो होना चाहिए, वो कुछ एजेंडा या वो ऐसे कुछ मुद्दे हैं ना जिनमें वो जाएं। उनके पास सबसे आसान सा एक मुद्दा है कि आज के युवाओं को भटकाओ, उन्हें गुमराह करो, उन्हें सिर्फ इतने पे खुश कर दो कि ठीक तुम्हारी सरकार है, तुम सुरक्षित हो और देखो हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो युवा पूछेगा, जो आज जंतर मंतर पे हो रहा है कि भाई रोजगार कहाँ है, नौकरी कहाँ है, वो पूछेगा भाई प्रदेश में अभी भी पलायन क्यों हो रहा है, पहाड़ी मूल का व्यक्ति अभी भी देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाल मतलब प्लेन की तरफ क्यों भाग रहा है, वो पूछेगा ना। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रदेश के मुखिया को करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। गैरसैंण को आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि राजधानी है या नहीं है। बहुत तमाम ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर अभी अनेकों योजनाएं सिर्फ कागजों में हैं, धरातल पे नहीं है। तो काम तो उन पे होना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं मजारे जितनी तोड़ी हैं, इससे जितनी ढूंढ के जितनी मिलती है सारी तोड़ दो, बिल्कुल साफ कर दो, अतिक्रमण हटा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन साथ में प्रदेश के युवाओं को रोजगार बताओ क्या है, प्रदेश के लिए ये बताओ कि नौकरियां कहाँ हैं, प्रदेश का विकास कितना हुआ इससे मजारे तोड़ने से, ये इसका जवाब दो जनता को कि हमने 1000 नहीं 1,00,000 मजारे तोड़ दी, ढूंढ के एक नहीं छोड़ी, इसका फायदा प्रदेश में ये मिला। जो लैंड आपने खाली कराई बताओ उनके लिए योजनाएं क्या हैं आपके पास। यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था, धरातल पे क्या हुआ उसका, जीरो है बिल्कुल। अगर उसकी बारीकी से जांच की जाए, देखा जाए, वो भी सिर्फ एक भ्रष्टाचार करप्शन का प्लेटफॉर्म ही तैयार किया गया था, जिसका फायदा प्रदेश को तो कुछ मिल नहीं रहा। किसी भी तरीके से मिल रहा होगा जिनको मिल रहा होगा, लेकिन प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे, चाहे वो मजारों पे हो या कहीं भी हो, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना हो। सर, उसमें एक टेक और होता है उन लोगों का, विशेषकर हिंदुवादी संगठन और भाजपा का, कि जब कोई ऐसे प्रकरण होते हैं तो उन प्रकरणों पे जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, आपने एक बात कही कि कुछ लोग हैं जो अवैध रूप से करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं वो इनको डिफेंड करते हैं, इन प्रकरणों को डिफेंड करते हैं, बाकायदा उनको इन चीज़ों का खंडन करना चाहिए,
ताकि पूरा समाज भी बदनाम ना हो, कोई धर्म बदनाम ना हो। तो ये टारगेट आप लोग होते हैं जो मुस्लिम समुदाय का अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं या मानते हैं, या जिनको लोग मानते हैं। देखिए, विरोध होता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ हो सकता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हों, उनकी अपनी दुकानें हैं, चल रही हैं, व्यक्तिगत लाभ, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन वो विरोध जो हुआ, जितनी बार हुआ, जितना हमारी जानकारी में, वो सिर्फ इस बात का हुआ कि भाई इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया। तोड़ो, आप तोड़ रहे हो, लेकिन उसे प्रेस कर रहे हो, मीडिया को जबरदस्ती उसी को मीडिया से चलवाया जा रहा है। भाई कितने अतिक्रमण रोज हट रहे हैं, कितने नहीं हट पा रहे, कितने हो रखे हैं, अभी तमाम तरीके के मामले हैं। लेकिन यह है कि आप मजार के या इस तरीके प्रकरण को बढ़ावा देके गुमराह कर रहे हो प्रदेश को, क्योंकि इस देश में कोई मुसलमान या हिंदू 2014 के बाद से नहीं रह रहा है। वो जब से देश आज़ाद हुआ तब से रह रहा है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के समय से इकट्ठा रह रहा है और आगे भी इकट्ठा रहेगा। क्योंकि जो 25-30 करोड़ मुसलमान देश के अंदर है, इनको भाजपा को भी पता है, देशवासियों को भी पता है, इनको बाहर नहीं निकाल सकते आप, ना निकाल पाएंगे, क्योंकि ना ही हमारे संविधान में है, देश सबका है, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। तो क्यों कुछ मजारों को तोड़ के आप उसका इतना प्रचार प्रसार करते हो कि एक ऐसा माहौल बना देते हो कि ठीक है, आपने एक समाज जो सिर्फ शायद अभी जब से भाजपा की सरकार आई तब से ही यहाँ आया, उससे पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आपने उसकी व्यवस्था को ठीक करने का काम किया, ऐसा मैसेज जब ये देते तो उसका विरोध होता है। उसी में सर एक चीज और उठती है, और जो मुस्लिम समाज के नेता हैं उन पर ये आरोप लगता है कि आप शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, तो भाजपा की सरकारों का ये कहना है कि हम मदरसों को डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनको बाकायदा नोटिफाई कर रहे हैं कि अवैध मदरसे ना संचालित हों ताकि अवैध गतिविधियां रुके। तो उनका कहना ये होता है कि उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। यदि मुसलमान के बच्चे को मदरसे में आधुनिक शिक्षा मिले तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। तो इसमें आपका और आपकी पार्टी का क्या टेक है? देखिए, हर जाति हर धर्म की अपनी अपनी संस्कृति है, हर जाति हर धर्म में अपना अपना धार्मिक जो भी है शिक्षा लेने का अधिकार सबको है। वो तो तय जो है जिस जाति जिस समाज का है वो करेगा ना कि उसको कौन सी शिक्षा ग्रहण करनी है। अभी हम अगर किसी हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में भी तमाम तरीके की धार्मिक संस्कृति है जिसको आज भी हिंदू समाज के लोग अपनी शिक्षा के तौर पे ग्रहण करते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन साथ में अगर वो चाहते हैं कि इंग्लिश हिंदी भी उनकी मजबूत हो, कौन उनको रोक रहा है? यही मदरसों की स्थिति है कि मदरसों में अगर ये आधुनिक करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी व्यवस्था ये भी बनाएं कि अगर वो धार्मिक भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है कौन शिक्षा लेना चाहते हैं। और ठीक है, आपने किया मदरसों को अगर आधुनिक करने का काम किया तो बताओ विरोध किसने किया? आप करो, बनाओ एक अच्छी व्यवस्था, दिखाओ कि भाई आप आपकी पार्टी का समर्थन करती है। देखिए, किसी भी व्यवस्था धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक, देखिए धार्मिक शिक्षा के साथ निश्चित तौर पे किसी भी जाति किसी समाज का बच्चा खाली मुस्लिम का ना हो। आज आधुनिक दौर है, आज के आधुनिक दौर में तो सारी शिक्षा सारे ज्ञान होने चाहिए, और जो उसमें कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लाभ पूरे कर रहे हैं उनके खिलाफ हम हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। जो बदलाव के लिए होगा, वक्त बदलाव का है, जमाना बदलाव का है। आज के ज़माने में भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ साइकिल से ही चलेंगे, बुलेट ट्रेन का ज़माना आ गया, तो हमें कहीं ना कहीं कोशिश तो बुलेट ट्रेन पे चलने की करनी पड़ेगी ना। तो मदरसे के बच्चे ठीक है, आधुनिक की तरफ अगर सरकार ले जाना चाहती है, ठीक है, उसका परिणाम देखेंगे अभी क्या आने वाला है। लेकिन जब अभी सिलेबस तय करने की बात आई, वहाँ पे किसी मुस्लिम समाज के लोगों को तो पूछा तक नहीं गया, सिलेबस तक खुद तैयार कर दिए। तो उन सिलेबस में भी अगर जब सिलेबस तैयार किए जा रहे थे आधुनिक करने के लिए, तो कुछ मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों को कम से कम उनकी राय सलाह होनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, आधुनिक करने जा रहे हैं, इन सिलेबस में आप बताओ क्या प्लस माइनस करना है, क्या इनमें घटोतरी बढ़ोतरी करनी है, क्या इसमें बेहतर रहेगा। वो सब कौन तय करेगा? वो सब तय करेगा जिस जाति जिस समाज को आप आधुनिक करने की बात कर रहे हो, उस समाज से पूछना तो चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सिर्फ राजनीतिकरण के तौर पर हो रही हैं। और जो अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म करके जो इन्होंने एक निदेशालय बनाया है, अल्पसंख्यक निदेशालय करके उसका नाम कुछ रखा है इन्होंने इस तरीके का, तो उसका जो बोर्ड गठन हुआ, उस बोर्ड गठन में अल्पसंख्यक के अलावा गैर अल्पसंख्यक क्यों मेंबर हैं? कोई सवाल नहीं है सरकार के पास। तो ये राजनीतिकरण ही तो है भाई। ठीक है, एक अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया आपने मदरसा बोर्ड को खत्म करके, उस बोर्ड का अध्यक्ष सरदार है, सिख है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, चलेगा। जितने मेंबर हैं वो भी तो अल्पसंख्यक ही होने चाहिए ना, लेकिन उसमें गैर अल्पसंख्यक मेंबर हैं, कई सारे हैं।
तो ये राजनीतिकरण है। तो हमारा कहना यह है, जो सरकार कर रही है साफ नियत से करे, सिर्फ राजनीतिक नियत से ना करे और उसका राजनीतिक फायदा लेने की सोच से ना करे। वाकई में अगर आप अच्छी बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो बजट दो ना उसका। आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब्रिस्तान का जो एक अपना बजट होता था, कब्रिस्तान बाउंड्री का, है ना, वो बजट खत्म कर दिया। बजट क्या खत्म कर दिया, वो एक योजना थी, कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल एक योजना थी, आज वो योजना ही खत्म कर दी। क्यों भाई, कब्रिस्तान क्या खत्म हो जाएंगे, कब्रिस्तान कहीं और चले जाएंगे? तो इसके पीछे क्या मंशा है? राजनीतिकरण, द्वेष भावना है। तो हम चाहते हैं आधुनिकीकरण, जैसे मदरसों का करना चाह रहे हो ऐसे अल्पसंख्यक से जुड़े तमाम, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, वक्फ की संपत्ति हो, आप सबका आधुनिकीकरण करें, उसका बजट लाए ना। कब्रिस्तान बाउंड्री आज नहीं बन पा रही है, योजना खत्म हो गई है, तमाम तरीके के जानवर, तमाम तरीके के उन कब्रिस्तानों में, उन जगह पे जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सरकार जो है निष्पक्ष नहीं है, सरकार भेदभावपूर्ण कहीं ना कहीं चल रही है और उसका ही विरोध होता है। अब सर एक सवाल है मेरा, जन अधिकार पार्टी 2027 के चुनाव में उत्तराखंड की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम तो कोशिश कर रहे हैं 70 की 70 सीटें लड़ी जाएं, लेकिन हमारा, कुछ लोगों का कहना है कि केवल हरिद्वार और कुछ सीटें देहरादून। हाँ, लेकिन हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम प्रदेश की जनता के ऊपर जबरदस्ती जन अधिकार पार्टी जनसी को थोपने का काम करें जी। अब जहां जहां जनता स्वीकार करेगी, जहां जहां हमें लगेगा जनता चाहती है और एक्सेप्टेंसन होगी पार्टी की, और हमें लगेगा कि हम जीतने की पोजीशन में, हम वहां चुनाव लड़ेंगे। हम लड़ने को 70 की 70 लड़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर वही होगा आम आदमी पार्टी का जो हुआ था 2022 में। ऐसा रिजल्ट हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम जिताऊ एरियो में, जिताऊ विधानसभा पे ही जिताऊ कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। अब इसी पे दूसरा सवाल है सर, कोई गठबंधन का ऑफर आता है तो क्या गठबंधन करेंगे या अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन की कोई ऐसी स्थिति बनेगी, हम सारे दरवाजे हमने खोल रखे हैं, अपने सारे द्वार खुले हैं। भाजपा को रोकने के लिए हम किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो उस गठबंधन के लिए जन अधिकार पार्टी हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठी। एक दूसरा सवाल, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी, यदि उनकी एंट्री होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 2027 का चुनाव लड़ेंगे, यदि उत्तराखंड में वो लड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या उनके साथ कोई गठबंधन की संभावना है? क्योंकि आपकी और उन जो विचार आपने रखे, अपनी पार्टी के जो उद्देश्य रखे, लगभग वही बातें वो भी करते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने जो है पुष्टिकरण किया है। तो क्या उनके साथ गठबंधन की कोई संभावना है? देखिए, हर प्रदेश में हर पार्टी का अपना अपना जनाधार है, कहीं ज्यादा है, कहीं कहीं कम है। AIMM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उसका उत्तराखंड में जनाधार नहीं है। कुछ लोग हैं जो शायद उसे पसंद करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों से काम नहीं बनने वाला है। और AIM जो बैनर है उसमें 99% जो है सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनमें और हमारे में एक बड़ा अंतर है। उनके ऊपर एक कट्टरता का टैग है, हमारे ऊपर एक सेकुलर का टैग है। हमारी पार्टी में हर जाति हर धर्म के लोग हैं, हमारी पार्टी के पदाधिकारी हर जाति हर धर्म के हैं। हम बदलाव चाहते हैं और उस स्तर पे चाहते हैं जिस स्तर पे हर जाति हर धर्म का विकास हो, खाली किसी एक उसका नहीं हो, एक समुदाय का विकास नहीं हो। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। रही बात उनके साथ गठबंधन की, अगर तमाम जितनी विपक्षी दल हैं सब इकट्ठे होंगे और उसमें वो भी होंगे तो निश्चित तौर पे उनका भी उसमें वेलकम है, उनका भी स्वागत है। लेकिन अगर खाली आप कहें कि जी हम AIM और जन अधिकार पार्टी मिलकर यहाँ कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है और इस तरीके का हम फैसला लेंगे भी नहीं। हम अगर हमें लगेगा गठबंधन में वो ताकत है, वो दम है जो भाजपा को रोक सकता है, तो हम गठबंधन में जाएंगे। नहीं तो हम निश्चित तौर पर अपने दम पे 20-30 जितनी सीटें भी लड़ पाएंगे उतनी सीटें हम स्वयं अपनी ताकत के साथ लड़ने का काम करेंगे। आजाद अली जी 2027 का चुनाव सहसपुर से लड़ेंगे या हरिद्वार की किसी विधानसभा से लड़ेंगे? देखिए, हो सकता है मैं सहसपुर भी लड़ूं, हरिद्वार विधानसभा की कोई वहां की सीट भी लड़ूं, 2 जगह से लड़ सकते हैं। अच्छा, जब प्रदेश में कई सारे नेता आज तक लड़े हैं और जीते हैं देश के अंदर, तो हो सकता है मैं सहसपुर, मेरा जो है मूल विधानसभा क्षेत्र है, जो मेरा जहां पे अपना एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, राजनीतिक जुड़ाव भी है, जहां हमने कई महीने के आंदोलन भी करे हैं, जहां हम कहीं ना कहीं भावनात्मक अलग ही अटैचमेंट रखते हैं। तो सहसपुर तो निश्चित तौर पे मेरा
अपनी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन ये हरिद्वार जिला आज कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं हरिद्वार जिले की किसी सीट से चुनाव लड़ूं, क्योंकि वहां पे एक हमने जो लीडरशिप खड़ी करने का काम किया है वो बहुत तेजी से उभर रहा है। हमने वहां पे लीडर बनाने जो शुरू किए हैं, आज वहां पे नेताओं के अंदर एक ताकत जो भरने का हमने काम किया है, तो उसके लिए वहां के लोगों का यह भी मानना है कि आजाद अली को जिला हरिद्वार की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तो तय है कि हरिद्वार जिला की किसी सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। रही बात सहसपुर वो सीट कौन सी होगी सर? सीट देखिए हरिद्वार जिला के लोगों पे छोड़ा है हमने, वहां की जनता के ऊपर छोड़ा है, वहां के अपनी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पे छोड़ा है। वो जिस विधानसभा से कहेंगे, जिस विधानसभा से सबकी राय बनेगी, पार्टी तय करेगी, वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सहसपुर निश्चित तौर पे हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे मैं स्वयं लड़ूं या किसी को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, अब जैसा सर आपने कहा कि हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे जहां पर हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, तैयार होंगे, मतलब ये तय है कि आप पूरी सीटों पर नहीं लड़ेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सरकार बनाने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। जब आप पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है। अब ये परिस्थितियां बन जाती है सर 2027 के चुनाव के बाद कि भाजपा को जो है कुछ विधायकों की जरूरत होती है और आपके 2-3-4 विधायक आते हैं जीतकर, तो क्या जन अधिकार पार्टी भाजपा को समर्थन देगी? हमारी शर्तों पे प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो समर्थन किसी के लिए भी है। भाजपा भी तो देश की ही पार्टी है, भाजपा कोई हमारे भारत देश से बाहर की थोड़ी ना है। यदि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तुष्टीकरण बंद कर देगी, भारतीय जनता पार्टी जो आज जिस तरीके का समाज में एक जहर घोलने का काम कर रही है उसको बंद कर देगी, या भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास के नारे पे ग्राउंड जीरो से लगा के काम करना शुरू कर देगी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार पर, इन सबको रोकने की बात करेगी, तो क्या भाजपा के साथ भाजपा कोई सीन थोड़ी ना लगे। अगर भाजपा व्यवस्था ठीक करने की शर्तों पे तैयार होती है, हम हर उस कंडीशन में तैयार होंगे जो देश हित में होगा, जो राज्य हित में होगा। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा भाजपा से नहीं है। भाजपा के फिलहाल की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उससे है, भाजपा का जो अभी शासन चल रहा है उस शासन में जिस तरीके का देखने को रोज अन्य तरह तरह के प्रकरण मिल रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। भाजपा की जो विचारधारा चल रही है हम उसके खिलाफ हैं। अगर भाजपा अपनी विचारधारा से हटकर भाजपा जनहित के कार्यों पे काम करेगी, प्रदेश हित में कार्य करेगी, शर्तें होंगी, वो तब की शर्तें होंगी, तो निश्चित तौर पे हमारा जितना हरिद्वार जिले का हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए रुद्रप्रयाग जिले का लास्ट छोर जो है उत्तराखंड का, वहाँ का, पौड़ी का, या जितने भी हमारे पिथौरागढ़ तक के जितने भी जिले उत्तराखंड के हैं, हर व्यक्ति हमारे लिए उतनी ही कीमती है, उतना ही मान्य रखता है जितना हमारा जिला हरिद्वार के लिए होगा। तो अगर प्रदेश हित के लिए सरकार कोई सी भी होगी और उन शर्तों को मानने का काम करेगी, उस पर काम करने का काम करेगी, तो हमारा पूर्ण सहयोग आज से ही है उन लोगों के लिए। लेकिन जब 2027 के चुनाव के बाद की चीजें तब की है। लेकिन आपने सवाल अच्छा किया, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भाजपा से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है सर मेरा, अब बाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस आपके पास आती है, कांग्रेस पार्टी आपके पास आती है, और वो क्योंकि आप पूर्व में कांग्रेस के साथ जुड़े रहे लंबे समय तक, और कांग्रेस कहती है कि आज़ाद अली जी, आपके चुनाव लड़ने से हमारा नुकसान हो रहा है, आपकी पार्टी के लड़ने से, हम आपको सहसपुर में अपना सिंबल देते हैं, आप चुनाव लड़िए, हम सरकार बना रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया दायित्व दिया जाएगा, सरकार बनने के बाद कैबिनेट का दायित्व दिया जाएगा, और आप अपनी पार्टी को चुनाव मत लड़वाइए। तो उस परिस्थिति में आज़ाद अली जी क्या करेंगे? देखिए, ये तो आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, है ना? भूतकाल की नहीं, भविष्य की बात। सॉरी, भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। हम अगर भूतकाल की तरफ को चलते हैं, सहसपुर को देखते हैं, तो भूतकाल देखिए, वहां पे जो आरेंद्र शर्मा है उसको 12 लड़ाया कांग्रेस ने जी। 17 में जब लगा, ये कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं जी, तो उसका टिकट काट दिया जी, क्योंकि ये कांग्रेस जो है ये दो मुंहा सांप है। इनको लगा यहाँ पे किशोर उपाध्याय को कैसे खत्म करना है, कैसे मारना है, उनको सहसपुर लाया गया, उनको सहसपुर ले आए, वो भी हार गया, वो भी हार गया। 22 में फिर सपने दिखाए क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय नेताओं को, उसमें हम भी थे कि भाई ठीक है, क्षेत्रीय को मौका इस बार मिलेगा। फिर आर.एन. शर्मा को टिकट दे दिया। उसको जिताना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उस विधानसभा को जिंदा रखना था कि इस विधानसभा में कांग्रेस इतनी जिंदा रहे कि भविष्य में ये जिंदा रहने के बाद हमारे अपने पुत्र पुत्री यहाँ पे एडजस्ट हो पाए। और इस सब के पीछे खेल करने वाले कौन थे? हरीश रावत। इसके सब के पीछे खेल करने वाला कौन थे? प्रीतम सिंह। इस सब के पीछे खेल करने वाले ये नेता इसलिए थे, हरीश रावत को लगता था
अच्छा, हरीश रावत जी की नजर थी उस सीट? इतने सारे बेटे बेटियां हैं, तो हो सकता है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे किसी को एडजस्ट कर पाए। लेकिन इसका असली चाणक्य जो है वो प्रीतम सिंह है, क्योंकि अच्छा। प्रीतम सिंह को लगता है कि ये उनके पिताजी, जब ये विधानसभा एक ही थी, जी। चक्राता, जी। विकासनगर, सहसपुर, जी जी। उनको लगता है ये विधानसभा हमारी अपनी पुश्तैनी विधानसभा है, और उसका जीता जागता उदाहरण सामने आने लग गया। अभी जी। सामने आ रहा है। उन्होंने अपने बेटे को, अभिषेक को, वहां के लिए तैयार कर दिया, और आर.एन. शर्मा को वो स्थिति बना दी, वो जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले घुटने टेक चुका है, क्योंकि जो वहां पर प्रीतम सिंह का आदमी है, सेलाकुई नगर पंचायत का अध्यक्ष जी। सुमित, उसको विधानसभा का दावेदार तय कर दिया। जो वहां पर कई सारे और ऐसे चेहरे थे जो कांग्रेस को मजबूती से वहां पे लेके चलते थे, उन सबको विधानसभा का दावेदार तैयार करा दिया। किसने? प्रीतम सिंह ने। और एक पोस्टर जारी हुआ कुछ दिन पहले, क्या अभिषेक को सहसपुर से चुनाव लड़ना चाहिए? तो ये लोग वो हैं जो 20 साल बाद की प्लानिंग पहले कर लेते हैं, 15 साल बाद की प्लानिंग पहले कर लेते हैं। तो ये तो पटकथा 2012 में प्रीतम सिंह ने लिख दी थी कि यहाँ से कौन किसको टिकट करा के लाना है, किसको यहाँ पे क्या करना है। उनको पता था क्षेत्रीय व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई चुनाव 2012 में लड़ गया, जब वो अनुसूचित जाति सीट से ओपन हुई, रिजर्व से ओपन हुई, तो निश्चित तौर पे फिर क्षेत्रीय ही नेता यहाँ पे रहता, कोई जो भी होता हो, हिंदू मुस्लिम उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रीतम सिंह ने क्या किया, बाहर से आदमी को लाए, आर.एन. शर्मा को। ठीक हो गया। अब आर.एन. शर्मा के बीच में जो मैंने गणित बताई, सारे खेल हुए, इन सब के पीछे वो पटकथा पहले लिखी गई थी। लेकिन तैयारी है कि प्रीतम सिंह वहां पे किसी भी कीमत पे अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं। और रही बात आर.एन. शर्मा की, आर.एन. शर्मा का भी इस्तेमाल हुआ है, आर.एन. शर्मा को भी इस्तेमाल करा गया है, उसको भी यूज करा गया है। और उसकी हालात ये चुनाव तक ऐसे बना देंगे कि वो खुद कांग्रेस के आगे हाथ जोड़ लेगा, पैर पकड़ लेगा कांग्रेसी की मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। वो स्थिति वो पैदा कर देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक तकड़ा कांग्रेस के अंदर, जो वैसे तो चलता था क्षेत्रीय नेताओं के लिए, लेकिन प्रीतम सिंह की एक जो बड़ी टीम यहाँ पर थी, जिसमें से आधी टीम आज भी उनके साथ सक्रिय है। तो जो उनकी आधी टीम है उसमें कई सारे लोग, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सारे के सारे लोग आज अभिषेक को प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, आर.एन. शर्मा को जो कल तक गोद में उठाए घूमते थे। तो स्थिति ये है कि सहसपुर में कांग्रेस आजाद अली को क्या टिकट देगी, आपने कहा, या क्या एडजस्ट करने की बात करेगी। अभी वहां प्रीतम सिंह अपने बेटे को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, और उनका बेटा यदि एडजस्ट नहीं होता, सहसपुर फिर हार जाए, प्रीतम सिंह को उसमें खुशी होगी, लेकिन इसमें खुशी नहीं होगी। कांग्रेस का विधायक वहां कोई जीते, खुशी होगी तो उनका बेटा जीते, अगर जीते, एडजस्ट हो, ये हालात है। तो ये तो स्थिति तब की है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस अगर कहीं पे बैठ के बात नहीं करेगी और भाजपा को रोकने के लिए समझौता नहीं करेगी, हो सकता है खाली आजाद अली से नहीं, और भी कोई क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल हो कहीं पे, उनको भी साथ लेना हो, तो भाजपा को रोकना अकेले कांग्रेस की बस की बात तो है नहीं। तो भाजपा को रोकने लिए कांग्रेस को एक आजाद अली से ही नहीं, तमाम जितने से संगठन काम कर रहे हैं, जो भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के विरोध में काम कर रहे हैं, जितनी भी क्षेत्रीय दल यहाँ पे काम कर रहे हैं जो भाजपा के विचारधारा के विरोध में कर रहे हैं, उन सब से कांग्रेस को बात करनी पड़ेगी। और वो सब अगर मिलकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए तो कांग्रेस कहीं पे उत्तराखंड में अपनी सरकार बना पाएगी या आगे बढ़ पाएगी। और अगर ये अपने उसी घमंड में रहते हैं और उसी पटकथा पे रहते हैं, जैसे हरीश रावत की, अगर मैं हरिद्वार का सांसद नहीं बन पाया, मेरा बेटा वीरेंद्र रावत नहीं बन पाया, तो हरिद्वार जिले की राजनीति भले ही भाजपा पे चले जाए, लेकिन यह है कि कांग्रेस को नहीं उभरने देंगे। ऐसी स्थिति पे रहे, ऐसी स्थिति का मतलब यह है कि आजाद अली से बात नहीं करनी है। तो निश्चित तौर पे वो चाहते होंगे, फिर यही चाहेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये मैं गारंटी कर रहा हूं कि देहरादून और हरिद्वार जिले में एक भी सीट कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। चक्राता को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि चक्राता में हमारा जनाधार नहीं है, लेकिन चक्राता भी अभी फंसी हुई है। चक्राता में भी कहीं ना कहीं बॉबी पंवार एक्टिव है और कई लोग एक्टिव हैं वहां पर, तो वहां पर भी कांग्रेस की सीट फंसी हुई है। लेकिन चक्राता को मैं कांग्रेस की सीट नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, वो सीट जो है व्यक्तिगत प्रीतम सिंह की अपनी सीट है, और वो वहां पे भाजपा का भी वोट लेते हैं और तमाम तरीके के लोगों का वोट लेते हैं। तो बात कहने का मतलब ये, लब्बो लबाब ये है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म कर रही है, और कांग्रेस अगर नहीं चाहेगी ये उभरे, उनके व्यक्तिगत हित पूरे नहीं होंगे, तो एक आजाद अली से नहीं, कितनों से बात नहीं करेंगे। और इस स्थिति में ये होगा कि अगर वो
अन्य जिलों में जो क्षेत्रीय दल संगठन काम कर रहे हैं, भाजपा की विचारधारा के विरोध में काम कर, उनसे बात नहीं करते तो बड़ा नुकसान खाएंगे। देहरादून हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के साथ यदि वो कोशिश नहीं करते, बात नहीं करते हैं, निश्चित तौर पे जन अधिकार पार्टी जनशक्ति का आज हर विधानसभा पे 8, 10, 12, 15 हजार वोट ऐसा खड़ा है जिसको भी हम चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि हम लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। हम 2 महीने के चुनाव में नहीं जा रहे हैं, या 2 महीने के लिए हम चुनाव में नहीं जा रहे हैं। ये जनता समझ चुकी है। जनता को नेता 5 साल के लिए चाहिए, नेता 12 महीने के लिए चाहिए, लगातार चाहिए। और ये जो चुनाव लड़ते हैं सिर्फ 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जो आगे बड़े बड़े सपने दिखाते, जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जनता इतना तो समझ चुकी है कि आजाद अली या जन अधिकार पार्टी 12 महीने 5 साल वाले हैं। इसलिए गिरे से गिरा 8, 10, 15 हजार वोट अभी खड़ा है, और चुनाव तक आते आते हम कई सीटों को जीतने की पोजीशन में होंगे। ये हमारा जनाधार डेली लगातार बढ़ रहा है। सर, आपने 12 मास को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी 12 मास की टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपके दल को ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 12 मास चैनल का बहुत धन्यवाद। 12 मास के साथ जो लोग लगातार, हजारों दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, निष्पक्ष आपकी पत्रकारिता को लोग कहीं ना कहीं स्वीकार करें, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से आपके चैनल को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।